कुछ दिनों पूर्व स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। किस किस का स्वास्थ्य है? शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, बुद्धि का, आत्मा का, परिवार का, संस्था का, राष्ट्र का, सबका हो सकता है। सबकी अपनी अपनी जो स्थिति होती है, जिस संस्था में हम रहते हैं वो संस्था मनुष्यों से बनती है या भवनों से या वस्तुओं से? मनुष्यों से। तो संस्था के स्वास्थ्य का मतलब मनुष्यों का स्वास्थ्य कह सकते हैं इतना। और संस्था के भवनों का स्वास्थ्य संस्था का स्वास्थ्य नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, तो पुताई हो रही है। और संस्था की वस्तुओं का स्वास्थ्य, वो भी संस्था का स्वास्थ्य कहलाएगा या नहीं? नहीं कहलाएगा। तो मनुष्यों का स्वास्थ्य तो बना हुआ है। आप में से कोई रुग्ण तो नहीं है अभी सामान्यतः। और मकानों का स्वास्थ्य चल ही रहा है, बारिश के बाद में पुताई चल रही है। संस्था की वस्तुओं के स्वास्थ्य का क्या मतलब? संस्था की वस्तुओं के स्वास्थ्य का, संस्था की वस्तुएं स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, उसका क्या मतलब लेंगे? शिवव्रत जी। वस्तुएं ठीक ठाक हों, उचित स्थान पर रखी हों, उनका रख रखाव ठीक हो मतलब तो टूटी फूटी नहीं है। फावड़ा है तो टूटा हुआ नहीं हो, मुड़ा हुआ नहीं हो, डंडा टूटा हुआ नहीं हो, इत्यादि चीजें। तीन बातें आपने कही, ठीक है। रख रखाव मतलब कुछ गड़बड़ होगी तो ठीक कर दिया। और एक है कि संस्था की वस्तुएं ठीक स्थान पर हैं या नहीं, ठीक है। तो संस्था की वस्तुओं का स्वास्थ्य होना चाहिए, इसमें कोई संशय है क्या? लेकिन उस स्वास्थ्य को रखता कौन है? उस स्वास्थ्य को रखने वाला कौन है और बिगाड़ने वाला कौन है? कौन? संस्था की वस्तुओं के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला कौन? संस्था में रहने वाले। वो वस्तुएं स्वयं नहीं है कारण, उसमें है। देखो मैं बताता हूं आपको, संस्था की वस्तुएं भी तो कारण है। कोई भी कार्य द्रव्य क्षीण होता है। अब आप खुरपी को कितना ही अच्छा काम में ले लो, बार बार काम में लोगे तो क्या होगा? घिसेगी ना वो, और टूटेगी भी। इसमें कौन कारण है? मनुष्य कारण है या वो वस्तु स्वयं कारण है? सुरेंद्र जी।
मनुष्य कारण है भाई? नहीं। अच्छा, मनुष्य कैसे कारण है वो बताओ? है प्रयोग किया, ठीक है, वैसा तो कारण है, मान लिया। अच्छा, वो वस्तु है किस लिए? प्रयोग के लिए है, और हमारे लिए है, संस्था के लिए है, तो संस्था की खरपतवार को हटाने में उसको काम में लिया, ठीक है। ऐसा होने पर जो उसमें घिसावट होती है, कहीं पत्थर आ गया तो थोड़ी मुड़ गई, कहीं टूट गई, ऐसा कर व्यवस्थित ही रहे हैं। अब जो ये क्षीणता आई है, इसमें मनुष्य उसका उत्तरदायी नहीं है। कारण तो है, कारण तो है, लेकिन वो उत्तरदायी नहीं है उसके लिए। इससे मनुष्य में दोष नहीं आएगा, संस्था वालों में। और क्या उन खुरपे फावड़े आदि का घिसना उनका अस्वास्थ्य कहलाता है? रुको 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 रुको, ऐसे नहीं, इसको अस्वास्थ्य नहीं कहते। हाँ, कुछ उसमें दिक्कत आ गई, गलत ढंग से प्रयोग किया तब हुआ तो कहेंगे अस्वस्थ होगा। अब जो व्यक्ति अपने आप ही वस्तु धीरे धीरे घिस करके, घिसनी ही थी, इतना काम में ले लिया, तो उसमें कोई दुख थोड़ा ना होता है, ठीक है, वो नहीं था वो तो। वस्तुएं अपने आप क्षीण होंगी, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मनुष्यों के द्वारा जो वहां पर अव्यवस्था होती है, उन वस्तुओं की अस्वस्थता होती है, उसमें वो वस्तुएं कारण नहीं है। जैसे कि शिवव्रत जी ने बात रखी, वस्तुएं इधर उधर रखी होती हैं। वस्तु तो वस्तु ही है, लेकिन इधर उधर रखने से वो गड़बड़ दिखाई देती है। हर वस्तु का कुछ स्थान है, एक जगह रखी। अब हम प्रयोग के लिए वहां से उठाते हैं, प्रयोग किया और फिर यदि कहीं इधर उधर रख दी तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मनुष्य इस ढंग से अव्यवस्थित रख करके संस्था की वस्तुओं का स्वास्थ्य क्यों बिगाड़ता है? ऐसे क्या कारण है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अव्यवस्थित रखता है? क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं संतोष जी? कोई व्यक्ति, सोच के देखो, हम स्वयं रखते हैं या दूसरा कोई रखता है? फावड़े एक जगह रखे हुए थे व्यवस्थित, कार्य के समय हमने लिए, काम किया और आकर के वहां रख दिए या और कहीं रख दिया, वो व्यवस्थित नहीं है। ये अव्यवस्थित होने में कारण क्या है? ऐसा क्यों हो गया? क्यों हुआ? कारण उसको देख रहे हैं कि ये अव्यवस्था क्यों हुई। हाँ संतोष जी। क्षणिक स्वार्थ। क्या स्वार्थ था उसमें? उसका क्या स्वार्थ था? और कोई कार्य करना था, अर्थात व्यवस्थित रखता तो थोड़ा सा समय अधिक जाता, तो वो समय उसने बचाया, एक क्षणिक स्वार्थ हुआ। अच्छा, कितना समय बचाया आप सोच के देखो। एक ऐसी अव्यवस्था बताएं कि वो व्यक्ति खेत से फावड़ा लेकर के तो आया है, वहां से तक आ गया, अब कमरे में ला करके रखने में अव्यवस्थित हो गया। और कोने में रखना था, उसकी जगह इसने यहीं रख दिया, उसने वहां रख दिया, उसने वहां रख दिया, फैल गया वो सारा। कितना समय बचाया उसने? कितना समय बचाया? कुछ सेकंड। उससे क्या क्या कर लिया उसने उससे? अच्छा, और क्षणिक स्वार्थ क्या हो सकता है? एक तो समय बचाना, तो समय बचाना तो कोई बचाना हुआ नहीं है, तो कुछ क्षण का था, कुछ सेकंड का। क्या हुआ उससे? कोई उपलब्धि गिना सकता है कि महीने भर ऐसे क्षणिक स्वार्थ को पूर्ति करके एक दिन में तो कुछ भी नहीं दिखेगा, महीने भर साल भर में क्या बचाएगा और क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं। और क्या स्वार्थ है कमल जी? लापरवाही नहीं, लापरवाही क्यों? कारण तो देखो ना।
लापरवाही तो अव्यवस्था हो गई, ठीक है, उसने लापरवाही की। लापरवाही क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है वो व्यक्ति? कर्तव्य के प्रति उसे कर्तव्यनिष्ठ न होना। चलो, उसको दूसरे शब्दों में आपने कहा कि वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। क्यों एक व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है और क्यों एक व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है? ऐसी क्या बाधा है उसके पास कि वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो पा रहा है? क्यों वो कर्तव्य को छोड़ रहा है? क्यों वो लापरवाही कर रहा है? ऐसी क्या चीज उसको मिल गई ऐसा करने से? कुछ तो उसको मिलेगा ना। क्या सोच करके वो ऐसा कर रहा है? उसको कौन सा सुख मिल रहा है? या व्यवस्थित रखने में उसको कोई कष्ट हो रहा है, उस कष्ट से बचने के लिए कर रहा है? दो ही कारण हो सकते हैं, या तो किसी सुख की, लाभ की प्राप्ति के लिए, या किसी हानि से बचने के लिए। दो ही कारण होंगे कहीं ना कहीं। तो वो लापरवाह क्यों है? वो कर्तव्यनिष्ठ क्यों नहीं है? ये विचारने की बात है। अमोल जी, क्यों? क्यों बताओ? वो हाँ सही है, वो तो ठीक है। क्यों? सोच के देखो कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। कोई भी व्यक्ति, हम स्वयं हैं या दूसरा कोई भी है, हम ऐसा या कोई भी व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, कब करता है? आप बताओ। जागरूक नहीं रहता अपने कार्य को। क्यों जागरूक नहीं है? बात तो वही है ना। अच्छा, यूं बताओ, वो जो अव्यवस्था होती है, जागरूकता का मतलब हम ये लें कि उसको पता ही नहीं है कि व्यवस्थित रखना चाहिए, ऐसा अबोध है वो। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति नहीं होते बहुत सारे जो पता है कि व्यवस्थित रखना चाहिए? होता है ना, पर फिर भी नहीं रख रहा। अब कहां जागरूकता, किस जागरूकता की कमी है? जानकारी तो है उसको, क्या जागरूकता की कमी है ये बताओ। अच्छा, आलस्य क्यों करता है व्यक्ति? आलस्य से उसको क्या लाभ मिलता है? आलस्य करता है यानी तो श्रम से बचता है, यानी श्रम में वो कष्ट देख रहा है, और आलस्य में यानी आराम में कुछ लाभ दिख रहा है, कुछ ना कुछ देख रहे हैं ना। कितना श्रम बच गया ये बताओ। एक तो वो व्यक्ति होता है कि खेत में ही खोदा और वहीं फावड़ा छोड़ा और आ गया, उसका तो बहुत श्रम बच गया है, वहां से यहां तक चल के आता। अथवा यूं कह के चले जाएगा बगल वाले को कि मेरे को थोड़ा सा जाना है, तो आप ले जाना वहां पर, और उस दूसरे ने हाँ भरी या नहीं भरी, छोड़ करके और चले जाएगा। फिर बाद में अब दूसरा कुछ बोले कि नहीं मेरा कर्तव्य तोड़ना है, अपनी अपना फावड़ा स्वयं रखो। वो बोले तब तक तो वो भाग गया। फिर बाद में आई कि भाई फावड़ा कौन छोड़ के आया था? बोले ये छोड़ के आया था। बोले जी मैं तो इनको कह के आ गया था, इनको कह के आ गया था, ये नहीं लेके गए तो मेरा दोष तोड़ना है। और वो दूसरा कहेगा जी मैंने तो तभी कह दिया था अपना फावड़ा खुद रखो, मेरे को क्यों कह रहे हो? हमेशा छोड़ के चले जाते हैं, अपना काम खुद नहीं करते। तो चलो उसका तो हो गया। और जो व्यक्ति वहां से उठा करके भी लेके आया, कमरे तक भी लाया और वहां यूं ही रख के चला गया, अथवा कहीं एक जगह हमने खुली जगह में रखा, एक ने वहां रख दिया, एक ने वहां रख दिया, ऐसे दूर दूर रख दिया, तो उससे कितना श्रम बच गया उसका? क्या मिल गया उसको? अच्छा, आप बोलो। हाँ हाँ। कार्य खत्म करता है उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं रहती, इसलिए वो उसको कहीं भी रख देता है। जैसे व्यक्ति ठीक है, इनका यह कहना है कि जब कारण पड़ता है तब तो जरूरत, उसकी उपयोगिता पता है वस्तु की, और जब काम हो गया तो खत्म बस, तो इसलिए कहीं भी रख देता है। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? क्या अगली बार उसको काम नहीं पड़ेगा उससे? अगले दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद में वो काम तो फिर भी तो पड़ेगा। अगर वो उसके मन में हो कि अगली बार फिर मेरे को इससे काम पड़ने वाला है, तो जैसे आज मेरे को आवश्यकता थी और ठीक जगह पे मिल गई वस्तु, यहां रखी रहती है, गया उठाया और चल गया, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं की कहीं रख दी, उठाई कहां से रखी कहीं, और वो ढूंढता फिर रहा है दूसरा व्यक्ति की, कहां है वो, कहां है वो। इसी में समय चला गया 5-10 मिनट, इससे पूछा उससे पूछा, वो कहेगा नहीं उसने रखी थी, नहीं अगली बार, पिछली बार वो लेके गया था और उसने उसको दी थी, और इसी में ही चलता रहेगा। तो
वस्तु की उपयोगिता कार्य के समय होती है, ठीक है, बाकी समय रखी रहती है। लेकिन यदि हमें यह बोध रहे कि यह आवश्यकता तो फिर भी पड़ेगी अगली बार, जैसे आज मेरे को जगह पे मिली है ऐसी अगली बार भी मिलनी चाहिए, उसके लिए मेरे को ठीक जगह पे रखना भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो अगली बात सोचता नहीं है। अच्छा, और वस्तुओं का स्वास्थ्य हम कैसे बिगाड़ते हैं? ये अव्यवस्था वाले में ही लो अभी तो। क्यों कोई भी व्यक्ति अव्यवस्था करता है? उस वस्तु को अपना नहीं समझता। अपना नहीं समझता। संस्था का विशेष रूप से तो इसलिए अगली बार पता नहीं, मैं करूंगा नहीं करूंगा, जिसका होगा वो ढूंढेगा अपने आप। मेरी पर्याय दोबारा आए ना आए, अगली बार खेत में किसी और को मिल देंगे, वो अपने आप ढूंढेगा। लेकिन ये व्यवस्थित न रखते हुए वो कुछ हानि लाभ तो देख रहा है अपना। ये तो है कि जहाँ लाभ देखता है वो काम करता है, जिसको नहीं देखता है उसको छोड़ता है। कुछ ना कुछ लाभ देखता है तो संस्था की वस्तुओं का स्वास्थ्य बिगाड़ करके हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है या खराब होता है? संस्था की वस्तुओं का स्वास्थ्य बिगाड़ के हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है या खराब होता है? खराब होता है। कैसे खराब होता है? आत्मीय मानसिक प्रभाव नहीं, उसने मानसिक चिंता ही नहीं की उसने तो क्या प्रभाव पड़ेगा? रख करके चला गया, वो क्या माथे पर जो बोझ था वो उतार दिया, कोई चिंता ही नहीं है उसको तो। है पाप पुण्य, तो मानसिक प्रभाव अलग है, पाप पुण्य अलग है, तो उसमें पाप लग जाएगा उसको। अच्छा, और क्या हानि होगी वेद प्रकाश जी? यम नियम का बताओ, कौन से नियम तो छोड़ देते हैं, ये नियम को भी लोगे? अनेक बार केवल यमों के कहने के लिए हम यम नियम दोनों बोलते हैं। वो जोड़ा ऐसा बन गया, बोले यम नियम का भंग हो रहा है इसमें, जबकि कहना केवल यम का चाहते हैं, पर वो यम नियम ऐसे जुड़ गए हैं। तो बताओ कौन से यम या नियम का भंग होता है इससे? ये कौन से यम नियम का भंग कर रहे हैं? हाँ बताओ कैसे? समय लगाना चाहिए, उतना नहीं लगा समय की चोरी की उसने, ठीक है, और दूसरे को कष्ट होगा, अगली बार जब कोई ढूंढेगा तो उसको नहीं मिलेगी, उसको कष्ट होगा, और हिंसा भी हो गई। तो जो दूसरे का स्वास्थ्य बिगाड़ता है उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। और क्या बिगड़ता है उसका? कैसे और क्या स्वास्थ्य बिगड़ता है? आपने कहा कि भाई यमों का भंग होता है, चोरी भी हो गई और हिंसा भी हो गई, और क्या हुआ? पुण्य उसके घटेंगे, पाप लगेगा भाई, ठीक है पाप लग गया, और संस्कार खराब होंगे। क्या संस्कार खराब होगा? लापरवाही का संस्कार पड़ेगा, अजागरूकता का संस्कार पड़ेगा, उसकी आदत यही होगी, हर काम को ऐसे ही करेगा। अच्छा चलो, संस्कार खराब हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? संस्कार कहां पड़ता है? संस्कार कहां पड़ता है? संस्कार कहां पड़ता है? संस्कार कहां पड़ता है? मन में पड़ता है। तो आत्मा तो निर्विकार है, हमारे को क्या फर्क पड़ा? मन पे संस्कार गलत पड़ गया तो पड़ गया, हमारे को क्या फर्क पड़ा? क्यों जी? तो प्रिय इनसे पूछ रहा हूं, विश्वेश जी से, कि इन्होंने कहा हमारे पे गलत संस्कार पड़ता है अव्यवस्थित रखने से।
ठीक है, ये किस पे पड़ता है संस्कार? मन में पड़ेगा, मन का संस्कार आत्मा में जाएगा, आपके साथ भी जाएगा संस्कार। लापरवाही के संस्कार को आत्मा पढ़ते भी। उसके लिए मैंने एक बात रखी कि आत्मा तो निर्विकार है, उस पर क्या संस्कार पड़ेगा? आत्मा पे, चलो मान लिया आत्मा पे भी पड़ा और मन पे भी पड़ा, तो आत्मा पे संस्कार पड़ गया, इससे हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है? पड़ गया तो पड़ गया, हम ये तो आत्मा है। पड़ गया तो पड़ गया। उससे हमारे को हानि क्या है ये बताओ? आत्मा पे संस्कार पड़ गया, मान लो एक चित्र है और उस पर किसी ने बोले इस पे रेखा की, तो रेखा बन गई तो बन गई तो बन गई, कोई बात नहीं। किस कर्म से संस्कार नहीं पड़ता है? हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं। परमात्मा ने मन को बनाया ही ऐसा है कि संस्कार पड़ते हैं, और आत्मा भी संस्कार पड़ते हैं तो पड़ते हैं। इससे फर्क क्या पड़ा हमारे पे? हानि क्या है हमारे को? बताओ विश्वेश जी। संस्कार पड़ गया तो उस संस्कार से होगा क्या? संस्कार यदि पड़ा है तो संस्कार से होगा क्या, यही तो सोचना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, संस्कार पड़ गया तो पड़ गया, संस्कार पड़ गया तो पड़ गया। संस्कार क्या करता है? संस्कार फिर वृत्ति बनाएगा, वृत्ति से संस्कार बनता है, तो संस्कार फिर क्या करेगा? फिर वृत्ति बनाएगा। पेड़ ने बीज बना दिया, फल बना दिया, बीज बना दिया और बीज गिर गया, और बीज से क्या होगा? और फिर पेड़ बनेगा, और फिर पेड़ बनेगा तो फिर बीज बनेंगे। एक पेड़ से कितने बीज बनते हैं? असंख्य, अगणित। संख्या तो है, हम गणना नहीं कर सकते। एक पेड़ से कितने हैं? 10-12 भी बनते हैं, लेकिन माना, लेकिन अनेक तो बनेंगे। एक पेड़ से अनेक बीज बनेंगे, और उनसे एक बीज से फिर एक एक पेड़ खड़ा हो सकता है, अनेक पेड़ होंगे। और उन पेड़ों पे कितने बीज लगेंगे? अनेक फिर लगेंगे। पेड़ एक, बीज अनेक, और फिर उन बीज से फिर पेड़ बनेगा, तो फिर वो पेड़ अनेक बीजों को उत्पन्न करेगा। ऐसे उसको यूं अगर हम गणना करें तो कितनी गणना, एकदम तेजी से फैलेगा वो। और बड़ जैसे पेड़ का एक एक वो, उसमें कितने कितने बीज होते हैं। संस्कार एक, उससे कितनी वृत्तियां उठ सकती हैं? एक संस्कार एक डाला है हमने, उससे कितनी वृत्तियां उठ सकती हैं? कितनी भी बन सकती है? नहीं भी बन सकती है, लेकिन कितनी भी बन सकती हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई एक चीज रखी हो, उसकी कितनी प्रतिलिपियां बन सकती हैं कंप्यूटर में? एक की प्रतिलिपि की, फिर उसकी फिर प्रतिलिपि की, कितनी कर लो आप? 2, 5, 10, 20, 50, जितनी इच्छा हो कर लो, कितनी करते चले जाओ। संस्कार हुआ पेड़ की तरह से, और बीज हुए वृत्तियों की तरह से। उस बीज से, उस वृत्ति से फिर पेड़ बन जाएगा, फिर पेड़ से बीज बनेगा। अर्थात ये वृत्ति संस्कार चक्र बढ़ता जाएगा। वैसे सामान्यतया बीज को आप संस्कार कहोगे, अब पेड़ को वृत्ति कहोगे। अच्छा, यूं सोच करके देखो, एक वृत्ति से कितने संस्कार पड़ते हैं? एक बार वृत्ति उठाई, एक वृत्ति से कितने संस्कार बन सकते हैं?
एक वृत्ति से कितने संस्कार बन सकते हैं? अब उल्टा जो पहले बोल रहा था, एक संस्कार से कितनी वृत्तियां बन सकती हैं? भास्कर जी, एक संस्कार से अनेक वृत्तियां बन सकती हैं, ये तो ठीक हो गया, इससे तो किसी को मतभेद नहीं होगा। एक वृत्ति से कितने संस्कार बन सकते हैं? एक वृत्ति से एक ही बनेगा। ज्यादा बन सकते हैं? ज्यादा बन सकते हैं? नहीं बन सकते। यदि उस वृत्ति की फिर आवृत्ति हो तो फिर एक संस्कार और बनेगा, ये ठीक है। लेकिन एक वृत्ति से एक बार लापरवाही की, एक बार झूठ बोला, एक बार चोरी की, उससे एक बार बनेगा, क्योंकि वृत्ति तो बनी और समाप्त हो गई। वृत्ति टिकती थोड़ना है। वृत्ति कैसी होती है? क्षणिक होती है। यदि लगातार चल रही है तो नई नई वृत्तियां हो रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इनसे द्वेष किया, 5 मिनट बाद फिर द्वेष किया, 5 मिनट बाद फिर द्वेष किया, फिर गुस्सा किया, बार बार गुस्सा किया, वो आवृत्ति हो रही है उसकी वृत्ति की। अलग अलग वृत्तियां हैं, ये समान होते हुए भी भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं। और इनसे संस्कार, एक वृत्ति से एक ही संस्कार पड़ेगा, अनेक नहीं हो सकते, क्योंकि वृत्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन संस्कार वृत्ति को उत्पन्न करके समाप्त नहीं होता। वृत्ति तो संस्कार को उत्पन्न करके समाप्त हो जाती है। वो है ही नहीं, वो नया संस्कार कहां से पैदा करेगी। लेकिन संस्कार बार बार उत्पन्न कर सकता है। एक बीज एक पेड़ को उत्पन्न करके समाप्त, दूसरा पेड़ उस बीज से तो नहीं होगा, लेकिन पेड़ अनेक बीज उत्पन्न करेगा, फिर उत्पन्न करेगा, जब जब अवसर आएगा तब तक उत्पन्न करता रहेगा। अब हम अगर लापरवाही या कोई भी दोष करते हैं, सब जगह लागू होगी ये बात, और हानि दूसरों की होगी नहीं होगी, हम दूसरे की ना भी सोचें, स्वार्थी बन गए हम अपने। वैसे दूसरों की भी हानि करेंगे तो अपना तो पाप लगेगा ही, हमारा स्वार्थ तो वहां बिगड़ेगा ही। फिर भी परमात्मा की दृष्टि से वो समझ में आता है तो वो समझ लो, उससे संतुष्टि होती है तो उसको समझ करके हम इन लापरवाही से, अव्यवस्था से बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपने को। पाप और पुण्य, दूसरों पे क्या प्रभाव आएगा, और उसको छोड़ें, अपने संस्कार पे डालें, तो भी हम कितनी बड़ी हानि करते हैं संस्कार डाल करके। बार बार वो उत्पन्न होता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा। साधक को, योगी को ये संस्कार बड़ा कष्टप्रद दिखाई देता है। वो जड़ में जाते हैं। तो जैसे योग दर्शन में कहा कि विवेकियों के लिए दुख क्या है? परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना न तो अविवेकिना। अविवेकियों को तो ये दुख दिखाई नहीं देंगे, उनको परिणाम ताप संस्कार दुख दिखाई नहीं देते, विवेकियों को ही दिखाई देते हैं। संस्कार कितना घातक हो सकता है इसको साधक समझता है, इसलिए वो संस्कारों के प्रति बहुत चिंतित रहता है, विचार करता है। वो उसकी संपत्ति है या उसकी विपत्ति है, उसके लिए सहायक है या बाधक है, दोनों हो सकते हैं। महर्षि ने जब ध्यान की बात कही, सुबह और शाम 1-1 घंटा ध्यान करना चाहिए, जिससे
जिससे मन आदि पदार्थों का साक्षात्कार या प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा भी सम्मिलित है, लेकिन परमात्मा को लिखा नहीं, उन्होंने मन को लिखा है पहले। ध्यान करने से, एकाग्र होने से पता लगता है कि मन में क्या क्या है मेरे, और मन के संस्कार पता लगते हैं। और फिर व्यक्ति देखता है संस्कार आ कहां से गए इसमें, बोलिए तो मेरा खुद का किया धरा है, मैंने ही तो ये कर करके ऐसे संस्कार डाले हैं अपने को। और कौन डाल सकता है संस्कार? घर की तोड़फोड़ कोई दूसरा कर सकता है, मान ली कपड़े लत्ते किसी ने खराब कर दिए, हमारे पेड़ पौधे खराब कर दिए, तोड़ दिए, गाय भैंस घुस गई, ये खा लिया पी लिया, वो कुछ कुछ हो गया, अन्य अव्यवस्थाएं किसी और ने कर दी। ये मन पे जो संस्कार पड़े ये कौन डाल सकता है दूसरा? कोई नहीं, हम स्वयं डालने वाला है, हमने स्वयं ने किया है। और जब वो अपनी वृत्तियों को रोकना चाहता है, ये वृत्तियां कैसे उठ रही हैं, तो लगता है ये तो कारण तो संस्कार है मेरे। क्यों बार बार ये घर याद आ रहा है, क्यों बार बार ये चीज याद आ रही है, क्यों बार बार ये द्वेष आ रहा है, क्यों बार बार ये राग आ रहा है? इसको तो कारण संस्कार ही दिखाई देंगे। और संस्कार कैसे पड़े? उसे पता है, वृत्ति से संस्कार पड़ते हैं। और मन में वृत्ति कहां से आ गई? विचार से आती है, नहीं भी तो आती है। संस्कार से वृत्ति होती है ये ठीक है, लेकिन बिना संस्कार के भी वृत्ति होती है। संस्कार और वृत्ति में प्रारंभ कहां से है? संस्कार से है या वृत्ति से है? प्रारंभ कहां से है? वृत्ति से है। वो कारण के रूप में, उसके बाद तो कथा बदल गई सारी। बीज को वृत्ति की तरह से कहा, क्योंकि वो एक ही पेड़ को उत्पन्न करता है, और संस्कार वृक्ष की तरह है जो कि अनेक बीजों को पैदा कर सकता है। अब वो मुर्गी पहले या अंडा पहले या बीज पहले या वृक्ष पहले? तो महर्षि दयानंद उत्तर देते हैं इसका, बीज पहले है, बीज पहले है। एक बार ये प्रश्न उसमें भी किया था, किसी को बताते हैं, सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें शरीर की सुंदरता भी देखते हैं और बुद्धि भी कहते हैं। तो कहते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन, ऐसे होता है। केवल शारीरिक सुंदरता ही नहीं देखते, बुद्धि भी देखते हैं। उनसे प्रश्न पूछते हैं तरह तरह के, विचित्र विचित्र, और लोग बैठे रहते हैं विशेषज्ञ, वो कुछ भी प्रश्न पूछते हैं उनसे। तो उसमें ये प्रश्न है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले? तो पता नहीं कौन थी जो विजेत्री बनी थी, उसने यही कहा कि पहले अंडा या बीज। वही तो, पहले बीज या पहले पेड़? यद्यपि दोनों से दोनों उत्पन्न होते हैं, पर प्रारंभ यदि मानेंगे, प्रारंभ है तो कहां? बीज से है। वृत्ति और संस्कार दोनों एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रारंभ है तो कहां से है? प्रारंभ कहां से है? वृत्ति से। संस्कार नहीं है, लेकिन हमने कोई चीज देखी, कोई घटना देखी, कोई वस्तु देखी, उसका देखने का, सूंघने का, चखने का, करते समय मन में भी वृत्ति रही, ज्ञान हुआ, वृत्ति बनी, और उस वृत्ति से संस्कार पड़ गया। अब संस्कार से भी वृत्ति बनती रह सकती है, नई वृत्ति भी आ सकती है, नए संस्कार भी बनेंगे, और संस्कार से भी वृत्ति बनेगी। वृत्ति संस्कार चक्र अहर्निश अनिशम आवर्तते, घूमता रहता है चक्र। तो ये जो संस्कार का बिगड़ना है, ये छोटा मोटा अस्वास्थ्य नहीं है, ये समस्त अस्वास्थ्य की जड़ है। और वो हम करते हैं कब? जब हम संस्था की वस्तुओं को अस्वस्थ करते हैं अपनी चमड़ी बचाने के लिए। चमड़ी भी जाएगी और दमड़ी भी जाएगी।
दोनों जाएंगे, कहीं कोई लाभ नहीं है। दमड़ी पैसे को बोलते हैं दमड़ी? अपनी दमड़ी, अलग अलग कहावतें हैं वैसे तो, कि आप दमड़ी नहीं जाने देगा कोई। कंजूस व्यक्ति होता है ना ये मारवाड़ी बोल रहे हैं, चलो मारवाड़ी कह लो चपड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाएगी। कैसे? कि पैदल चल के जाना है, टांगे में रिक्शा में गए तो 5 रुपए लगेंगे, तो भले ही पैदल जाएं, 2 दिन पैर दुखें, लेकिन 5 रुपए बचाने। ये चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए। तो यहां तो चमड़ी भी जाएगी और दमड़ी भी जाएगी। पुण्य भी गया, पाप भी लग गया और संस्कार भी गलत डाल दिए। लाभ क्या हुआ? और छवि तो बिगड़ती है उस व्यक्ति की।